सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कोरिया के ऊपर एक मैसिव गेट ओपन हो चुका है और आज तक का ये सबसे ज्यादा मैसिव गेट है। इससे पहले पूरी हिस्ट्री में इतना ज्यादा बड़ा गेट ओपन हुआ ही नहीं। अब ये गेट देखने के बाद सब लोग शॉक थे। जिनवू अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बचाने के बारे में सोच रहा था। एंड ऑन द अदर साइड हम लोगों को पता चलता है थॉमस एंड्रे जिनवू के साथ मिलके यहाँ पर इस बीस्ट के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। मतलब जो बीस्ट इस गेट से बाहर निकलेगा, क्योंकि कोरिया को छोड़ के फिलहाल जितने गेट्स हैं सारे के सारे गेट्स बंद हो चुके हैं। बस दुनिया में एक ही गेट बचा है। लास्ट एपिसोड में यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज वाले वीडियो में हम लोग आगे कवर करेंगे। इससे पहले बता देता हूँ, अगर आपने लास्ट एपिसोड और सीजन 3 के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो सारे वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखना। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि कोरिया के सिविल इलाके में एक अजीब सा डर छा चुका है। हर किसी की आंखों में वही खौफ, वही बेचैनी, और हम उस डर को साफ महसूस कर पा रहे थे। आगे हम देखते हैं जिन्हा और उसकी मॉम को। जिन्हा कहती है हमें यहाँ से इवैक्यूएट कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हो? उसकी मॉम हल्के मुस्कान के साथ बोलती है अगर ये जगह एक बैटलफील्ड बन गया तो हम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, और ऊपर से ये जगह इवैक्यूएशन एरिया में भी नहीं आती, तो इससे अच्छा है जहां है वहीं मर जाए। ये लाइन उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन जिन्हा गुस्से में चिल्ला पड़ती है मैं नेक्स्ट ईयर अपना कॉलेज स्टार्ट करने वाली हूँ। अब तक जो भी कुछ सोचा है कॉलेज लाइफ में करने के लिए वो सब मुझे करना है। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है। ये सुनकर जिनवू की मां धीरे से मुस्कुरा देती है और कहती है डोंट वरी, जिनवू हमें प्रोटेक्ट कर लेगा जैसे तुम्हारे पापा ने पहले किया था। हाँ, जिनवू के पापा की एक स्टोरी है जो हमें फ्यूचर में पता चलेगी। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं संग जिनवू को। वो एक बिल्डिंग की छत पर बैठा है। ठीक उसके ऊपर वही मैसिव गेट खुला हुआ है। वो मन ही मन सोचता है इतना बड़ा गेट खुल चुका है, फिर भी मैं उन बीस्ट्स की प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वो है कहाँ? वो लोग छुपे कहाँ हैं? वो गेट की तरफ देखता है और सोचता है इस गेट को मुझे अकेले रोकना पड़ेगा, और अगर किसी तरह मैं इसे रोक भी लूं, क्या मैं सभी को बचा पाऊंगा? क्योंकि ये गेट सोल के बीचों बीच है और यहाँ हजारों लोग हैं। अगर मैं फेल हुआ तो एक भी विक्टिम नहीं बचेगा। आगे हम देखते हैं जिनवू अपना फोन निकालता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलता है और सोचता है मैं अपना फाइनल मोमेंट किसके साथ बिताऊं, किससे बात करूं, किससे मिलूं। सीन कट होता है। अब हम पहुंचते हैं चाहेन की तरफ। वो रिटायर्ड हंटर सोंग चियुल के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। सोंग चियुल उसे ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं मैं महसूस कर पा रहा हूं हाल के दिनों में तुम अपनी सोर्ड के साथ थोड़ा हेजिटेट कर रही हो। आई एम ओवर इट। सोंग फिर पूछते हैं क्या तुम्हारे अंदर डर बिल्ड हो रहा है? तभी चाहेन को एक कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है और सिर्फ उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें समझ आ जाता है ये कॉल किसका है। वो कहती है उसे अर्जेंटली बाहर जाना होगा और वहां से निकल जाती है। सीन फिर से कट होता है। अब हम देखते हैं चाहेन बाहर गई जिनवू के साथ थोड़ा घूमने के लिए निकली है। इसे डेट कह सकते हैं, मगर एक्चुअल में ये डेट नहीं है। वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे हैं और उन्हें साथ देखकर आसपास के लोग बात करने लगते हैं। क्या ये संग जिनवू की गर्लफ्रेंड है? ये लड़की कौन है? संग जिनवू अब तो एक नेशनल लेवल हंटर है और कोरिया का चेहरा भी। वो किसी लड़की के साथ दिखे लोग तो बातें करेंगे ही। चाहेन थोड़ी शाय थी। मुझे लगा ये जगह एम्प्टी होगी, लेकिन यहाँ तो काफी भीड़ है। चाहेन पूछती है क्या तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? जिनवू कहता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से यहाँ आना चाहता था। चा फिर पूछती है पर मेरे साथ ही क्यों? जिनवू जवाब देता है बिकॉज यू आर माई ओनली फ्रेंड। ये सुनकर चाहेन एकदम से रुक जाती है। क्या? जिनवू फिर कहता है तुम्हें याद है उस वियर्ड स्टैच्यू के सामने तुमने कहा था कि तुम मेरी फ्रेंड हो। चाहेन उस पल को याद करती है, ब्लश करने लगती है। फिर सॉफ्टली कहती है क्या तुमने वो सुन लिया था? जिन मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैंने सुन लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ होलसम मोमेंट्स। दोनों साथ चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इसी बीच चाहेन पूछती है ये जो कोरिया के ऊपर एक स्ट्रेंज गेट खुला है उसके बारे में क्या चल रहा है? जिनवू जवाब देता है मैं किसी और दिन इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता कि चल क्या रहा है। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। आगे चाहेन मन ही मन मुस्कुरा के सोचती है कम टू थिंक ऑफ इट, इट्स बीन 2 years सिंस मैं हंटर बनी हूँ और मुझे याद नहीं कब आखिरी बार मैं ऐसे बाहर आई थी। फिर वो मन में बोलती है जिनवू के साथ एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग सेंट लाता है, कुछ बहुत स्पेशल। आगे जिनवू पूछता है क्या तुम उस राइड पर जाना चाहोगी? चाहेन कहती है यस। जिनवू फिर पूछता है और उस पर? यस।
जिन्वू फिर बोलता है सारे राइड्स पर जाना चाहोगी? चा हंसते हुए बोलती है यस, सारे के सारे राइड्स, दे ऑल सीम फन। उन दोनों को साथ देखकर मजा आ रहा था, एक परफेक्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट चल रहा था। और हाँ, तुम में से जो भी सिंगल हो शायद इस सीन को देखकर और भी ज्यादा सिंगल फील करने लगो। संग जिनवू चाहे इन को देखते हुए मुस्कुराता है, देख के लग रहा है आई एम नॉट द ओनली वन जो यहाँ आना चाहता था। दोनों एक साथ राइड करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक के बाद एक राइड्स जैसे वक्त थम गया हो। राइड खत्म होती है, फिर वो लोग गोस्ट हाउस में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आखिर में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। जिनवू पूछता है क्या तुम्हें सच में मजा आ रहा है? यस। जिनवू फिर पूछता है तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? वो मन में सोचता है ये तो एक नेशनल लेवल हंटर है और ये राइड्स तो इसके लिए बहुत स्लो होंगी। वो फिर चा से पूछता है ये सारे राइड्स तुम्हारे लिए स्लो थे ना? चा हंसकर कहती है हाँ स्लो तो थे। जिनवू फिर कहता है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक राइड दूं जो सच में थ्रिलिंग हो? चा थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है। फिर जिनवू उसे काइजल की सवारी पर ले जाता है। वो दोनों काइजल की पीठ पर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे होते हैं। जिनवू पूछता है कैसा लग रहा है? चा हैरान हो जाती है, हम लोग कितने ऊपर हैं, इतनी तेजी से उड़ रहे हैं। वो फिर मुस्कुराते हुए कहती है इट्स रियली ब्यूटीफुल। पूरा सिनारियो बहुत हार्ट वार्मिंग होता है। चा सॉफ्टली पूछती है जिनवू तुम्हारे पास इतनी अमेजिंग राइड होने के बाद भी तुम मुझे अम्यूजमेंट पार्क क्यों लाए? जिनवू मुस्कुराते हुए जवाब देता है क्योंकि बहुत साल पहले एक गेट खुला था और उसी गेट में मेरा पिता गायब हो गया था। वो गेट इसी अम्यूजमेंट पार्क में खुला था। मैं बहुत टाइम से उस जगह को देखना चाहता था, उस जगह को जहां मेरा पापा आखिरी बार देखा गया था। ये सुनकर चाहिन की आंखें थोड़ी भर आई। वो जिनवू के और करीब आकर बोली थैंक यू, सिर्फ आज के लिए नहीं, हर उस पल के लिए जब तुमने मेरी मदद की। मैं बहुत टाइम से तुमसे ऐसे थैंक यू बोलना चाहती थी। वो कुछ और बोलने ही वाली होती है कि जिनवू बीच में कहता है यहाँ एक और चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। चा थोड़ी चौंकती है। जिनवू उसे एक अलग जगह लेकर जाता है। अब रात हो चुकी थी। वो दोनों एक ऊंची जगह पर बैठते हैं और सामने पूरा आसमान चमकते हुए तारों से भरा होता है। चाहिन हैरानी से उन्हें देख रही थी और जिनवू उन्हें निहार रहा था। वो एक दूसरे के पास बैठे थे लेकिन उनकी नजरें अलग अलग दिशाओं में थी, एक आसमान में और एक जिनवू पर। वो पल कुछ अलग था, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे सब कुछ सिर्फ उनके लिए बना हो। तभी एक तारा टूटता है। वो दोनों चुपचाप उसे गिरते हुए देखते हैं। शायद दोनों ने कुछ मांगा हो या फिर बस उसी पल को पकड़ लेना चाहा हो। इस प्यारे और इमोशनल सीन के बाद कट होता है। अब हम वापस आ जाते हैं कि सिविल जोन में, जहां वो मैसिव गेट खुला है। हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के नीचे एक बी रैंक हंटर चल रहा होता है। वो गेट को देखकर मन ही मन बोलता है ये गेट कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। अब मैं बी रैंक हंटर बन चुका हूँ, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़ता है किसी से टकरा जाता है। व्हाट द हेल, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। दिस इज द मोनार्क ऑफ बीस्ट्स। वो अब कोरिया में आ चुका है। वो एक ह्यूमन की तरह सड़कों पर कैजुअली चल रहा था। डंजन ब्रेक अभी तक ऑफिशियली नहीं हुआ लेकिन ये बंदा पहले ही कोरिया आ चुका है। वो बी रैंक हंटर उस पर चिल्लाता है क्या तुम्हें दिखता नहीं? तू अंधा है क्या? सॉरी बोल, मैं अब किसी बॉस के जूते नहीं चाटता। फैंग फिर भी कुछ नहीं बोलता और अगले ही पल अपना मुंह खोलकर उस हंटर को जिंदा चबा जाता है। लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। अपना ऑरा रिलीज करता है, इतना डार्क और पावरफुल कि लोग गाड़ियां सब पीछे खिसकने लगते हैं। वो जोर से चिल्लाता है लिसन अप यू लोली ह्यूमंस, मैं अभी से तुम सबको हंट करने वाला हूँ। तुम लोगों की स्किन फ्लैश अपने दांतों से फाड़ूंगा। फिर वो अपना नाम डिक्लेयर करता है I am the king of beasts, the monarch of fangs, Rakan। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। ये सब हो रहा होता है, अभी इसकी कोई खबर नहीं होती। दूसरी तरफ जिनवू और चाहेन क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जिनवू कहता है मैंने सुना है यहाँ पास में एक बढ़िया रेस्टोरेंट जहाँ अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, चलो वहीं चलते हैं। फिर वो दोनों काइजल पर बैठकर उस रेस्टोरेंट की ओर उठ जाते हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता कि पीछे क्या डिजास्टर अनफोल्ड हो रहा है। वहीं दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में अलर्ट आता है, यहाँ एक इंट्रूडर घुस चुका है। यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है इस इंट्रूडर ने अब तक क्या किया है? सामने से रिप्लाई आता है हमें अभी एग्जैक्ट डैमेज पता नहीं है लेकिन ये इंट्रूडर बहुत पावरफुल है। वो जिनचुल सोच में पड़ जाता है, अब भी डंजन ब्रेक को 3 दिन बाकी है पर ये बीस्ट पहले ही आ चुका है। वो बेचैन होकर पूछता है क्या तुमने संग जिनवू से कांटेक्ट किया? नहीं, वो अभी रीचेबल नहीं है। वो जिनचुल और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, अब मुझे इसे खुद ही संभालना होगा। लेकिन तभी एक हंटर खबर देता है एक वर्ल्ड क्लास हंटर उस बीस्ट से फाइट कर रहा है। क्या वो जिनवू है? वो जिनचुल की आवाज उठती है नहीं,
वो जिनवू नहीं है, वो है जर्मनी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। अब हम देखते हैं जर्मनी का हंटर मोनार्क ऑफ बीस्ट्स के सामने खड़ा है। वो मन में सोचता है, क्या ये मेरी आखिरी बैटल होगी? क्या मैं आज यहाँ मरने वाला हूँ? थोड़ा डरता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए कहता है, मैं सोल में हूँ, यहाँ सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं, मुझे इस लड़ाई का सामना करना ही होगा। जैसे ही वो फाइट शुरू करने वाला होता है, अचानक थॉमस एंड्रे आता है, उसे धक्का मारकर दूर करता है और कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो, हटो। अब थॉमस एंड्रे सामने आ चुका है मोनार्क ऑफ बीस्ट से भिड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर वू जिनचुल तुरंत जिनवू को कॉल करता है। वो उसे बताता है, यहाँ एक बीस्ट आ चुका है। जिनवू थोड़ा सोच में पड़ जाता है, अप्रॉक्स कितने बीस्ट्स है अभी वहाँ? वो जिनचुल कॉल पर रिप्लाई करता है, बस एक ही। ये सुनते ही जिनवू के अंदर कुछ खटकने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर एक ही बीस्ट है, फिर भी इतने सारे टॉप रैंकिंग हंटर्स वहाँ मौजूद है, तो वो अकेला यहाँ तक कैसे पहुँच गया और वो लोग उसे रोक क्यों नहीं पा रहे? जिनवू कॉल में पूछता है, ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है ना? वो जिनचुल धीरे से बोलता है, नहीं, इसने एक पूरे गिल्ड को पलक झपकते खत्म कर दिया और अभी थॉमस एंड्रे उससे लड़ रहा है। ये सुनकर जिनवू को एक और बात याद आती है। वो अपने शैडो सोल्जर्स को कई हंटर्स के शैडो में एम्बेड कर चुका था, ताकि अगर कुछ भी अनयूजुअल हो, किसी हंटर पर अटैक हो या कोई भी एक्टिविटी नोटिस हो, तो सोल्जर्स उसे तुरंत अलर्ट करें। लेकिन अब तक किसी भी शैडो सोल्जर से उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, जिनवू महसूस करता है कि सोल के अंदर जितने भी उसके सोल्जर्स हैं, उनका प्रेजेंस कम होता जा रहा है। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा था। वो ध्यान लगाकर सोचता है, क्या कोई ऐसी ताकत है जो मेरे शैडो सिग्नल्स को इंटरफियर कर रही है? उसके कुछ सोल्जर्स एक एक करके गायब हो रहे थे। अब वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्या कोई ऐसा एनिमी है जो मेरे सोल्जर्स के कोऑर्डिनेशन को ब्लॉक कर रहा है? जिनवू वू जिनचुल से सवाल करता है, क्या उस बीस्ट पास कोई शैडो है? वू जिनचुल कहता है, मुझे नहीं पता। जिनवू बोलता है, चेक करो और मुझे बताओ। अब सीन कट करके हम लोग देखता है थॉमस एंड्रे को। वो वहां पर हंटर्स को ऑर्डर दे रहा था कि जितने भी सिविलियंस हैं उन्हें सेफ प्लेस पर भेजा जाए। थॉमस उसे देख के बोलता है, लगता है कोई बीस्ट रास्ता भूल गया है, चलो उसे रास्ता दिखाता हूँ। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। ओरा इतना हेवी था कि आसपास की हवा थरथरा रही थी। राकन थॉमस की छाती पकड़ता है और कुचलने की कोशिश करता है, बट थॉमस उसे एक हेवी ब्लो मारता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है, हम लोग देखते हैं चो जोंग इन सीन में आ चुका है। वो पूरा सीन देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, जेजू आइलैंड के टाइम भी इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं था, ये तो उस लेवल से भी ऊपर है। अब फिर से कट होता है सीधे फाइट पर। थॉमस एंड्रे एक और जबरदस्त पंच मारता है। राकन दीवार से टकराकर दूर जा गिरता है, लेकिन वो भी तुरंत वापस रश करता है और अपने सिर से थॉमस को जोरदार हेडबट मारता है। इसके बाद वो पंच करता है, थॉमस जमीन पर गिरता है। राकन अब स्मिर्क कर रहा था, उसे फाइट में मजा आ रहा था। थॉमस बोलता है, रेनफोर्समेंट, मतलब अब वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में जाने वाला है। अब हम लोग देखते हैं बेक यूनहो वहां पर पहुंचता है। वो थॉमस को देख के चिल्ला के बोलता है, तुम इसे अभी के अभी खत्म कर दो। थॉमस बोलता है, इडियट, यहाँ से हटो। बट बेक वहीं खड़ा रह जाता है, डर के मारे कांप रहा था। उसके सामने था बीस्ट मोनार्क राकान। वो फील करता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है। राकान उसकी ओर आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं करता, बस पास से गुजरता है और चला जाता है। बेक वहां खड़ा खड़ा पसीने पसीने हो जाता है। वो बोलता है, मैं इसकी आंखों में भी नहीं देख सकता, ये इंसान नहीं है। राकान पास की गाड़ियों को हवा में उठाता है और थॉमस की तरफ फेंकता है। थॉमस उन्हें हवा में ही रोक देता है और राकन को एक डबल ब्लो देता है, जिससे राकन जमीन पर गिर जाता है। थॉमस उसे एक और पंच देने ही वाला था, तभी उसे कुछ अजीब फील होता है। वो बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी विक्ट्री मुझसे दूर जा रही है? बट वो रुकता नहीं, पंच मारने ही वाला था कि राकन उसका हाथ पकड़ लेता है। फॉर फर्स्ट टाइम राकन बोलता है, एक पपेट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट का स्ट्रेंथ यूज कर रहा है, यानी वो थॉमस के अंदर मौजूद रूलर पावर की बात कर रहा था। थॉमस एंड्रे एक रूलर का वेसल है, जैसे क्रिस्टोफर रीड और गो गन ही थे वैसे ही। अब राकान मुस्कुराता है, इनफ ऑफ दिस ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। उसका ऑरा अब सच में डराने वाला था। थॉमस का चेहरा सफेद पड़ चुका था, वो समझ चुका था ये मेरे लेवल का नहीं है। राकन उसकी आंखों में देखकर कहता है, तू डर महसूस कर रहा है ना? जो उम्मीद थी तेरे अंदर वो अब खत्म हो चुकी है। टेल मी, आर यू अफ्रेड? सब कुछ देखकर बाकी सारे हंटर्स समझ चुके थे ये कोई आम लड़ाई नहीं है। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था, वो अंदर से कांप चुके थे। और तभी राकान थॉमस के शैडो पर नजर डालता है, वो कुछ फील करता है और उसी वक्त थॉमस के पीछे छुपे शैडो सोल्जर को खींचकर बाहर निकाल लेता है। इट्स वन ऑफ जिनवूज शैडो सोल्जर्स। राकान घूर के पूछता है, तू यहाँ छुप के क्या कर रहा है?
और बिना किसी हिचक के उसे अपने हाथों से स्मैश कर देता है। जैसे ही वो सोल्जर खत्म होता है, रकान दोबारा थॉमस की तरफ मुड़ता है। तू बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, तो चल आज ब्रूट फोर्स से बात करते हैं। पर इससे पहले कि राकन कुछ कर सके, थॉमस पीछे से आता है, उसका गला पकड़ता है और कहता है तू बहुत बक कर रहा है, और उसी वक्त उसका नेक तोड़ देता है। सबको लगा इट्स ओवर, लेकिन रकान वहीं खड़ा उसी पोजीशन में स्माइल कर रहा था और फिर अपना नेक दोबारा जोड़ लेता है। थॉमस को पकड़ता है, उसका फेस ग्रैब करता है और सीधे जमीन पर धड़ाम से पटक देता है। सॉरी, वो कहता है, मुझे अभी भूख लगी है। वो थॉमस को खाने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक जबरदस्त धक्का आता है। इट्स जर्मनी स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नियरमन। जैसे ही वो सामने खड़ा होता है, उसके मन में चलता है, मैं इसके सामने खड़ा हूं पर फिर भी कांप रहा हूं। थॉमस चिल्लाता है, तू यहाँ क्यों आया है? अगर मरना नहीं है तो भाग जा। बट नियरमन कामली रिप्लाइज, मुझे पता है अगर मैं यहाँ लड़ूंगा तो मर सकता हूँ, लेकिन मैं एक हंटर हूँ और अगर ये मेरा आखिरी मौका है तो मैं बैठकर सब कुछ नहीं देख सकता। वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। रकान उसकी तरफ बढ़ता है, मुंह खोल चुका है, खाने ही वाला है। नियरमन सोचता है, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? लेकिन अब देर हो चुकी है, अब कोई मुझे नहीं बचा सकता। और ठीक उसी पल राकान उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धक्का आता है। It's none other than Kaisel, and with him जिन्वू। जैसे ही आता है, बीस्ट मोनार्क राकान को एक भयानक किक मारता है, दूर जा गिरता है। जिन्वू बोलता है, थॉमस को एक सेफ जगह पर ले जाओ। बीस्ट मोनार्क राकन उसे देखता है और कहता है, सो इट्स ट्रू, एक ह्यूमन के पास शैडो मोनार्क की सेंट है। जिन्वू उसे देखकर समझ जाता है ये बाकी बीस्ट से अलग है और ये अकेला नहीं है। तभी रकान फुल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, एक सच्चा मॉन्स्टर। वो जिन्वू को घूरते हुए सोचता है, एक इंसान शैडो मोनार्क की पावर इतनी दूर तक कैसे यूज कर सकता है? क्या आर्किटेक्ट ने कोई रास्ता खोज लिया है? पर आर्किटेक्ट और शैडो मोनार्क के बीच का डील तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। और तभी एक और प्रेजेंस सामने आती है, एक और मोनार्क। इट्स मोनार्क ऑफ प्लेग, क्वेरेशा। वो जिन्वू के पीछे खड़ी है और बोलती है, मैं हमेशा से जानना चाहती थी एक मोनार्क को खाने में कैसा लगता है। और तभी सामने से तीसरा मोनार्क भी आता है, फ्रॉस्ट मोनार्क। अब जिन्वू के सामने है बीस्ट मोनार्क राकंट और उसके पीछे प्लेग मोनार्क क्वेरेशा। इट्स अ 3 versus 1 बैटल। जगह एकदम खाली। जिन्वू गुस्से में भर चुका है, अपनी पूरी शैडो आर्मी समन करता है, इग्रिस, आयरन टस्क एंड मेनी अदर्स। बीस्ट मोनार्क कहता है, सो दिस इज हिज न्यू शैडो आर्मी। शैडो आर्मी सामने आ जाती है और अटैक कर देती है। बट सडनली फ्रॉस्ट मोनार्क आइस ब्रीदिंग यूज करता है और सारे के सारे शैडो सोल्जर्स फ्रीज हो जाते हैं। नॉट इवन बेरू कुड मूव। फ्रॉस्ट मोनार्क हंसते हुए बोलता है, नंबर में चाहे जितने हो, बट ये लोग एक इंच भी हिल नहीं सकते। अब वो जिन्वू को देखता है, सीरियसली तुझे लगा ये आर्मी हमसे लड़ सकती है? ही मस्ट लुक डाउन ऑन अस। जिन्वू के हाथ में जो डैगर था, जो थॉमस एंड्रे ने उसे दिया था, वो भी फ्रीज हो चुका था। लेकिन जिन्वू उस ओरा को रिलीज करता है और अपने डैगर को दोबारा एक्टिवेट कर देता है। अब वो डैगर फ्रॉस्ट मोनार्क की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है, हाँ तू ही जो भी हो, आज तू मरेगा, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। और यहीं पर सीन कट हो जाता है, क्योंकि आगे की बैटल अब होगी नेक्स्ट एपिसोड में। और मैं ये वादा करता हूँ, इस वीडियो का अगला पार्ट 1 डे के अंदर लेकर आऊंगा।